बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मैं झलकर मर जाऊंगी, कोई पानी डालो। पायल चीखती हुई घर से बाहर भागी। उसके साड़ी के पल्लू में आग लगी थी। उसका चेहरा दर्द और डर से विकृत था। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, मां जी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी गरीब मां के पास इतना पैसा नहीं था कि आपकी हर मांग पूरी कर सके, तो क्या इसलिए आप मुझे जला देंगी? उसकी आवाज सुनते ही पूरा मोहल्ला दहशत में भर उठा। हर घर के दरवाजे खुल गए। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले। कोई पानी लाने लगा, कोई आग बुझाने की कोशिश करने लगा। एक औरत ने दौड़कर अपनी शॉल ओढ़ा दी पायल को। वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बार बार कहने लगी, मेरी सास ने मुझे जलाने की कोशिश की है, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। भीड़ गुस्से से शोर मचाने लगी, शांति बाहर आओ, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? दहेज के लिए अपनी बहू को जलाना चाहती थी? कुछ ही पलों में शांति देवी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उनका चेहरा सदमे से सख्त था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आग कैसे लगी। मैं तो अंदर अपने कमरे में थी। पर उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। पायल उठी, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। बस मां जी, अब बहुत हो गया। मैंने आपके ताने, आपके अत्याचार सब सह लिए, लेकिन अब नहीं। मैं आपके खिलाफ केस करूंगी। आने दीजिए अरमान को, आज सब सच्चाई उसके सामने रख दूंगी। शांति स्तब्ध खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मैं तेरी मां जैसी हूं, ऐसा आरोप मत लगा। मैंने तुझे बेटी समझा था। पायल ने उनकी ओर देखा और बोली, आपको आपकी कर्मों की सजा में दिलवाकर रहूंगी मां जी। इतना कहकर वो सीधी थाने की ओर चली गई। मोहल्ले वाले शांति देवी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उन्हें दहेज लोभी कह रहा था, कोई पाखंडी। कुछ औरतें वहीं रुक गईं ताकि वो भाग न जाएं। शांति देवी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने भीड़ से विनती की, बहनों, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस मोहल्ले में 20 साल से रह रही हूं। किसी से ऊंची आवाज तक में बात नहीं की। आप लोग मुझे जानते हैं। लेकिन भीड़ ने उन पर विश्वास नहीं किया। 2 घंटे बाद पुलिस आ गई। बिना कुछ सुने महिला कांस्टेबल ने शांति देवी को थप्पड़ मारा और बोली, चल बुढ़िया, बहुत किया तूने दहेज का नाटक, अब जेल में ही तेरा लालच निकलेगा। शांति देवी चीख पड़ी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को अरमान घर लौटा। घर में अफरा तफरी थी। पायल आंसुओं में डूबी हर किसी को सुना रही थी कि कैसे उसकी सास ने उसे जला दिया। अरमान का चेहरा सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पायल, मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे अपने खून पसीने से पाला है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो जाओ, अपनी मां से पूछ लो। अरमान कुछ नहीं बोला। वो सीधा थाने की ओर चला गया। लॉकअप में शांति जी दीवार से लगी बैठी थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। पास खड़ी औरतें उन्हें ताने दे रही थीं। अब भुगत लालच का फल। तभी किसी ने पुकारा, मां। शांति ने सिर उठाया। वो अरमान था। वो दौड़कर सलाखों तक पहुंची, बोली, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता पायल ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो कमरे में थी जब ये सब हुआ। अरमान की आंखें भर आईं। उसने सलाखों के बीच से मां का हाथ थामा। मां, मैं जानता हूं आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको यहां से बाहर निकाल कर रहूंगा। कांस्टेबल ने आकर कहा, आपका मिलने का समय खत्म हो गया है। अरमान ने मां की ओर देखा, फिर भारी मन से बाहर चला गया। शांति सलाखों के पास खड़ी रह गई। बेटे को जाते देखती हुई आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। धीरे धीरे उनके मन में पुरानी यादें तैरने लगी। उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी। पति मजदूरी करते थे, पर वे दोनों खुश थे। जब वो गर्भवती हुईं, तभी पति का एक हादसे में देहांत हो गया। सास ससुर बूढ़े थे। घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। पेट में बच्चा था और आंखों में आंसू। लेकिन मन में एक ही जिद थी, अब मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने ससुर के कहने पर फिर से पढ़ाई शुरू की। वो दिन बेहद कठिन थे। दिन में घर का काम, शाम को दूसरों के घर बर्तन धोना और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना। उसी संघर्ष के बीच अरमान का जन्म हुआ। उसके आने से जैसे टूटी हुई जिंदगी में एक किरण लौट आई थी। वो नन्हा सा चेहरा देखकर शांति को लगता, मैं सब सह लूंगी, बस इसे अच्छा भविष्य दूंगी। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। कुछ साल बाद उनके ससुर भी चल बसे।
अब वो बिल्कुल अकेली रह गई, एक छोटा बच्चा गोद में और सामने जिम्मेदारियों का पहाड़। वो अरमान को गोद में लेकर घर घर काम करने जाती, कोई कपड़े धुलवाता, कोई बर्तन मंजवाता, पर वो मुस्कुराकर कहती, जो भी कर रही हूं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कर रही हूं। रात को जब बाकी सब सो जाते, वो अपने फटे हुए थैले से किताब निकालती और आंखें मलते हुए पढ़ाई करती। धीरे धीरे वक्त बदला, मेहनत ने रंग दिखाया। शांति देवी ने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और उसे काबिल बनाया। वो दिन उन्हें आज भी याद था जब अरमान ने पहली बार कहा था, मां, अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं, मैं अफसर बन गया हूं। शांति की आंखों से उस दिन भी आंसू निकले थे, पर खुशी के। वो सोच भी नहीं सकती थीं कि उनकी गरीबी, संघर्ष और तपस्या कभी इतनी बड़ी जीत में बदल जाएगी। अब अरमान दिल्ली में सरकारी अफसर था। वो अपनी मां को साथ लेकर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया था ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। नई जगह, नया मकान, पर मां बेटे के बीच वही पुराना प्यार और सम्मान। फिर कुछ ही महीनों बाद अरमान की मुलाकात पायल से हुई। वो खूबसूरत, शिक्षित और समझदार लड़की थी। अरमान को उससे सच्चा प्यार हो गया। जब उसने ये बात मां को बताई तो शांति जी मुस्कुराईं। अगर तुझे उसके साथ खुशी मिलती है बेटा, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। शादी धूमधाम से हुई। कुछ महीनों तक घर में सब कुछ अच्छा चला। शांति जी को पायल से कोई शिकायत नहीं थी। वो उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश करती, लेकिन पायल के मन में धीरे धीरे एक कड़वाहट उतरने लगी थी। वजह थी अरमान का अपनी मां से अटूट लगाव। ऑफिस से लौटते ही वो सीधा मां के पास बैठता, उनसे दिन भर की बातें करता, उनके लिए फल सब्जी लाता और हर काम में उनसे सलाह लेता। वो पायल से भी प्यार करता था, उसकी परवाह करता था, लेकिन उसके दिल में मां की जगह कोई नहीं ले सकता था। शांति जी जब भी पायल को समझाती, बेटी ऐसे काम किया करो, इससे घर सजा संवरा लगता है, तो पायल के मन में आग जल उठती। उसे लगता, मां जी मुझे सिखाना नहीं चाहती, बल्कि कंट्रोल करना चाहती हैं। छोटी छोटी बातों पर अब उसे गुस्सा आने लगा था। शांति सोचती कि वह बहू को अच्छे संस्कार दे रही है, लेकिन पायल सोचती कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। और यही गलतफहमी धीरे धीरे झर बनकर पूरे घर में फैलने लगी। थाने की सलाखों के पीछे बैठी शांति जी की आंखें अब भी नम थीं। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर मेरी बहू ने ऐसा क्यों किया। वो फिर से सोच में डूब गईं, याद करने लगीं कि आखिर कहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ था। जब भी पायल अरमान से उसकी मां को लेकर कुछ कहती, अरमान का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता। वो पायल को वहीं रोक देता और दृढ़ आवाज में कहता, देखो पायल, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मां मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। उन्होंने मुझे खून पसीने से बड़ा किया है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। अरमान की ये बातें सुनकर पायल चुप तो हो जाती, मगर अंदर ही अंदर जलने लगती। वो मन ही मन बुदबुदाती, हर बार मां मां मां, क्या मैं उसके जीवन में कुछ भी नहीं। धीरे धीरे यह बात उसके दिल में चुभन बनकर जम गई। पायल अक्सर अपनी मां से फोन पर दिल की बात कहती, मां, अरमान हर चीज में अपनी मां की राय लेता है, यहां तक कि क्या खाना है यह भी उनसे पूछता है। उसकी मां कहती, अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है, तू खुद क्यों नहीं कुछ करती, उस बुढ़िया से पीछा छोड़ा ले। अरमान सरकारी अफसर है, कहीं बाहर घर ले लो या उसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो बुढ़िया को। पायल रूठे से लहजे में कहती, मैंने कहा था ना मां, पर अरमान भड़क गया, बोला, अगर मां नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं की। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसकी मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो फिर दिमाग से काम ले बेटी, अगर वो अपनी मां से अलग नहीं हो सकता तो तू खुद को ही उसका सहारा बना दे, समझी। जरूरत है एक चाल चलने की, और वो चाल दहेज की। पायल हैरान रह गई, क्या मतलब मां, मैं तो समझी नहीं। मां बोली, देख, तू जानती है कि हमने दहेज में कुछ नहीं दिया। लोग तो यही मानेंगे कि सास दहेज न मिलने पर तुझे सताती है। चार दीवारी में क्या होता है, कौन देखता है। बस एक बार तू रो दे, चिल्ला दे, फिर पूरा मोहल्ला, पुलिस सब तेरे साथ होंगे। पहले तो पायल ने साफ मना कर दिया, नहीं मां, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। पर धीरे धीरे उसकी मां की बातें जहर की तरह उसके मन में उतरती चली गईं। वो सोचने लगी, अगर मैं ऐसा न करूं
तो हमेशा उसी के नीचे दब कर रह जाऊंगी। कुछ ही हफ्तों बाद पायल ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साड़ी में आग, उसकी चीखें और फिर मोहल्ले के सामने वो दर्दनाक नाटक। मेरी सास ने मुझे जला दिया। अब वही पायल अपनी मां के साथ आत्मविश्वास भरी चाल से थाने पहुंची। लॉकअप में कांपती हुई शांति जी को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, मां जी, मैंने कितनी बार कहा कि आप प्रयागराज लौट जाइए या किसी वृद्धाश्रम चली जाइए, पर नहीं, आपको तो हर बात में टांग अड़ानी थी। अब देखिए मैंने कैसे आपको आपके बेटे से अलग कर दिया है। अब आपकी हर सांस आपको मेरी नफरत की याद दिलाएगी। शांति जी सलाखों के पीछे खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कठोर आवाज में बोली, पायल, तूने जो किया है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैं तुझे अपनी बेटी समझती थी, तेरे लिए दिल से दुआएं करती थी, लेकिन तूने मेरे ही आशीर्वाद को श्राप बना दिया। तूने मुझे दहेज के झूठे केस में फंसाया है, पर याद रख, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच की होती है। पायल ने होंठों पर एक तिरछी मुस्कान सजाई और बेहद ठंडे लहजे में बोली, देखते हैं मां जी क्या होता है। वैसे भी मेरा केस बहुत स्ट्रांग है। मोहल्ले वालों ने देखा है मुझे जलते हुए, और सुना है अब कोई वकील आपका केस लेने को भी तैयार नहीं। उम्र कैद से आपको अब कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो वहां से चली गई। शांति जी ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा और मन ही मन ठान लिया, अब यह सिर्फ मेरे सम्मान की नहीं, सच की लड़ाई है। मैं इस अन्याय को दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। उधर अरमान मां को निर्दोष साबित करने के लिए हर वकील के पास गया। दिन रात थक कर वो दिल्ली की गलियों में भटकता रहा। हर वकील का जवाब एक ही था, आपका केस बहुत कमजोर है, गवाह सब आपकी बहू के पक्ष में हैं। ऐसे केस में ससुराल वालों का जीतना लगभग नामुमकिन है। अरमान के चेहरे पर मायूसी छा गई। अगले दिन वह मां से मिलने जेल पहुंचा। सलाखों के उस पार बैठी शांति जी के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। अरमान बोला, मां, मैंने बहुत वकीलों से बात की, कोई भी हमारा केस लेने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। शांति जी ने बेटे का हाथ थाम लिया और मुस्कुराई, बेटा, तू चिंता मत कर, कल हमारी पहली सुनवाई है। मुझे भगवान और कानून दोनों पर पूरा भरोसा है। मैं निर्दोष हूं और मैं इसे साबित करके रहूंगी। भले ही कोई वकील हमारे साथ ना हो, लेकिन कानून हर इंसान को अपना पक्ष रखने का हक देता है। मैं खुद अपना केस लड़ूंगी। उनके चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास था। अरमान ने मां की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, हाँ मां, मैं तो भूल ही गया था। आप वो शांति देवी हैं जो हारना जानती ही नहीं। आप सच की लड़ाई जीत कर रहेंगी। उस रात अरमान ने पायल को घर से निकाल दिया। वो बोला, जिसने मेरी मां पर झूठा इल्जाम लगाया उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। पायल गुस्से में अपना सामान उठाकर मायके चली गई। अगले दिन कोर्ट की पहली सुनवाई थी। पायल अपने वकील के साथ आत्मविश्वास से भरी कोर्ट में पहुंची। दूसरी तरफ शांति जी अकेली खड़ी थीं, बिना किसी वकील के। जज ने उन्हें देखा और पूछा, मिसेस शांति देवी, क्या आपके केस के लिए कोई वकील नहीं है? शांति जी ने शांत मगर दृढ़ आवाज में जवाब दिया, योर ऑनर, कोई भी वकील मेरा केस नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं, मुझे अपना केस खुद लड़ने दिया जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर निगाह उस औरत पर टिक गई जिसने सब कुछ खोकर भी अपना विश्वास नहीं खोया था। पायल ने हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी मां की ओर झुककर फुसफुसाया, अब देखो मां, ये बुढ़िया अपना केस खुद लड़ने जा रही है। इसे क्या पता कानून के बारे में? अब तो भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। दोनों मां बेटी धीरे से मुस्कुराने लगी, मानो फैसला पहले ही उनके पक्ष में हो। तभी पायल के वकील संदीप शर्मा खड़े हुए और अदालत की ओर झुककर बोले, योर ऑनर, 25 तारीख की दोपहर को मेरी मुवक्किल पायल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तब उसकी सास शांति देवी ने पीछे से आकर उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने की कोशिश की। अगर किस्मत ने साथ न दिया होता तो आज पायल हमारे बीच जीवित न होती। सौभाग्य से आग सिर्फ उसकी साड़ी तक सीमित रही और मोहल्ले के लोगों ने समय रहते उसकी जान बचा ली। संदीप ने आगे कहा, मैं इस घटना के गवाहों को अदालत में बुलाना चाहता हूं। जज ने अनुमति दी। एक एक कर मोहल्ले के 4-5 लोग कटघरे में बुलाए गए। सभी के बयान लगभग एक जैसे थे।
जी हाँ जज साहब, उस दिन दोपहर को हमने पायल को घर से आग की लपटों में भागते देखा था। वो चिल्ला रही थी कि उसकी सास ने उसे जला दिया। हम मोहल्ले वालों ने ही उसकी जान बचाई थी। अदालत का माहौल अचानक भारी हो गया। लोगों की नजरें अब शांति देवी पर टिक गईं, कुछ घृणा से, कुछ तिरस्कार से। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। देखो कैसी मासूम लग रही है, और किया कितना भयानक काम। बुजुर्ग है पर दिल पत्थर का है। बहू को जला देने की कोशिश की, सोचो कैसी औरत होगी। शांति देवी कटघरे में शांत खड़ी थी, आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख और आत्मविश्वास की एक हल्की झलक। इस बीच पायल के वकील ने जज से कहा, योर ऑनर, मैं अब अपनी मुवक्किल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जज ने सिर हिलाकर इजाजत दी। पायल अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखे रोती हुई कदमों से आगे बढ़ी। कटघरे में खड़ी होकर उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, जज साहब, मैं उस दिन दोपहर का खाना बना रही थी। गैस पर दाल छड़ी थी, तभी मांझी पीछे से आई। उनके हाथ में एक बोतल थी, उसमें पेट्रोल था। उन्होंने कुछ कहे बिना मेरे ऊपर वो पेट्रोल डाल दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, और तभी उन्होंने माचिस जलाकर मेरे ऊपर फेंक दी। आग मेरी साड़ी में लग गई। मैं चीखती हुई बाहर भागी और मोहल्ले वाले मुझे बचाने आए। पायल यह कहते कहते जोर जोर से रोने लगी। कोर्ट का माहौल पूरी तरह उसके पक्ष में चला गया। लोगों की नजरों में अब शांति देवी एक निर्दयी सास बन चुकी थी। जज ने गंभीरता से कहा, अब अगली सुनवाई में बचाव पक्ष यानी शांति देवी अपना पक्ष रखेगी। शांति देवी की आंखों में दृढ़ता झलकी। उन्होंने मन ही मन कहा, पायल, अब तेरे झूठ की परतें मैं खुद खोलूंगी। अदालत को ही नहीं, इस समाज को भी दिखाऊंगी कि सच क्या होता है। अगली सुनवाई का दिन आया। पायल को कटघरे में बुलाया गया। उसने सिसकते हुए कहा, जज साहब, वो तो भगवान की ही कृपा थी कि आग सिर्फ मेरे कपड़ों में लगी। मैं किसी तरह दौड़कर बाहर आई, और बाकी की कहानी तो मोहल्ले वालों ने आपको बता ही दी। इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई, वरना शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। इतना कहकर पायल जोर जोर से रोने लगी। जज ने उसे पानी पीने को कहा और बोले, आप शांत हो जाइए, लेकिन जो कहना चाहती हैं साफ साफ बताइए। पायल ने आगे कहा, जज साहब, मेरी सास मुझे हमेशा दहेज को लेकर ताने देती थी। मैं गरीब घर की लड़की हूं, मेरे पापा नहीं हैं, बस माँ और छोटा भाई हैं। मेरी माँ की इतनी औकात नहीं थी कि वो इन्हें ज्यादा दहेज दे सके। अरमान मुझसे प्यार करता था, इसलिए उसके दबाव में इन लोगों ने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे कभी अपनी बहू के रूप में अपनाया नहीं। अक्सर माँ जी कहती थीं, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं दिया, जाकर 2 लाख लेकर आ। या कभी कहती, अपने मायके से सोने की चेन लेकर आ। मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया तेरी माँ ने। जज साहब, वो अक्सर मुझे मारने की धमकी देती थीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा करेंगी। इतना कहकर पायल वहीं फूट फूट कर रोने लगी। कोर्ट का माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर जज ने कहा, पायल जी, अब आप जा सकती हैं। अब बचाव पक्ष अपनी दलील पेश करे। शांति देवी खड़ी हुई, आंखों में आत्मविश्वास था। जज साहब, मैं पायल से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। जज ने इजाजत दी और पायल को फिर से कटघरे में बुलाया गया। शांति देवी ने शांत स्वर में पूछा, पायल, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। मुझे यह बताओ, ऐसा कौन सा पेट्रोल होता है जो अगर किसी पर डाला जाए तो सिर्फ साड़ी का पल्लू जलता है, शरीर नहीं? आप सब देखिए जज साहब, इनके शरीर में कहीं भी जले का निशान है क्या? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने ध्यान से पायल को देखा। सचमुच उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। पायल ने झिझकते हुए कहा, जब आप पेट्रोल डाल रही थीं तो मैं थोड़ा पीछे हट गई, इसलिए पेट्रोल सिर्फ मेरे पल्लू पर गिरा। शांति जी मुस्कुराईं। अभी तो तुम कह रही थीं कि मैं पीछे से आई थी और पेट्रोल डाला था। पीछे से डालने पर तुम कैसे देख सकती थीं कि मैं क्या कर रही हूं? पायल कुछ कहने की कोशिश करती रही, पर शब्द गले में अटक गए। शांति देवी ने आगे कहा, जज साहब, मैं मोहल्ले के उन लोगों को बुलाना चाहती हूं जो उस दिन मौके पर मौजूद थे। जज ने अनुमति दी। एक एक कर मोहल्ले वाले गवाही देने आए। शांति जी ने पूछा, आप बताइए, जब पायल आग में लिपटी बाहर आई, क्या उसके शरीर पर पेट्रोल या जलने के निशान थे? एक बुजुर्ग बोले, नहीं बहन जी, हमने तो सिर्फ उसके पल्लू में आग देखी थी, शरीर तो बिल्कुल ठीक था। दूसरी महिला ने कहा, हाँ, उसके बाल तक नहीं जले थे,
सिर्फ कपड़े का किनारा जल रहा था। शांति जी ने जज की ओर मुड़कर कहा, अब आप ही बताइए योर ऑनर, अगर मैं उस पर पूरा पेट्रोल डालती तो क्या सिर्फ साड़ी का पल्लू जलता और उसका शरीर बिल्कुल सही रहता? फिर उन्होंने अपना एक मेडिकल रिपोर्ट जज को दिया। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। मेरे एक हाथ में कंपन की समस्या है। मुझे नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिससे मेरा हाथ कांपता रहता है। ऐसे में मैं माचिस जलाकर किसी पर आग कैसे लगा सकती हूँ? और फिर मेरी उम्र 65 साल है, जबकि पायल 30 साल की है। अगर मैं उस पर पेट्रोल डालने की कोशिश करती तो क्या वो मेरा विरोध नहीं करती? क्या वो चुपचाप खड़ी रहती? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी नजरों से शांति देवी को देखा और बोले, आपके तर्क तार्किक हैं मिसेस शांति देवी। अब अदालत में लोगों का नजरिया पलट चुका था। जो पहले उन्हें दोषी समझ रहे थे, अब हैरान थे कि एक बुजुर्ग औरत इतनी दृढ़ता से अपनी बेगुनाही साबित कर रही है। पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराई हुई अपनी जगह पर बैठ गई। जज ने कार्यवाही खत्म करते हुए अगली तारीख तय की। कोर्ट से निकलते ही पायल गुस्से में अपने वकील संदीप शर्मा के केबिन में पहुंची। तुम वहां क्या कर रहे थे? जब वो इस तरह बोल रही थी तो तुम चुप क्यों रहे? कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? संदीप ने गहरी सांस ली। पायल जी, मैं क्या बोलता? उनके हर तर्क के पीछे ठोस लॉजिक था। मैं झूठे विरोध में क्या कहता? और एक बात बताऊं, शांति देवी कोई साधारण औरत नहीं लगती। जिस आत्मविश्वास से उन्होंने दलील दी, वो किसी नए वकील के बस की बात नहीं। पायल चौंकी। आपका क्या मतलब है? संदीप ने अपने संपर्कों को फोन करना शुरू किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक एक नाम पर बात करते गए। कुछ देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। फोन रखते ही उन्होंने पायल की ओर देखा और कहा, आपको अपनी सास के बारे में कुछ नहीं पता पायल जी। आपकी सास इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानी मानी वकील रह चुकी है। 10 साल पहले उन्होंने वकालत छोड़ दी थी, लेकिन आज भी वहां के वकील उन्हें अपना आइडल मानते हैं और आप उन्हें घर की साधारण औरत समझती रहीं। पायल के तो होश उड़ गए। वो कुर्सी पर बैठते हुए बुदबुदाई, मुझे तो लगा वो बस घर के काम करने वाली, पूजा पाठ में लगी रहने वाली औरत है। संदीप ने गुस्से से कहा, और आपने मुझे भी फंसा दिया। मेरे करियर में आज तक एक केस नहीं हारा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा नाम डूबने वाला है। वो माथा पकड़कर बैठ गया। पायल का सिर घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। अगली सुनवाई का दिन आ गया। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली। पायल के वकील ने पूरी कोशिश की, लेकिन शांति देवी के हर तर्क के आगे उसके शब्द कम पड़ने लगे। अंत में शांति देवी ने कहा, जज साहब, अब मैं आपको आखिरी सबूत दिखाना चाहती हूं, जिससे इस केस का सच आज के आज साफ हो जाएगा। उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला, उसे कोर्ट की स्क्रीन से जोड़ा और साथ में कुछ युवा लड़कों को अदालत में पेश किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दिन की सच्चाई अपने कैमरे में कैद की थी। शांति जी ने अदालत में दृढ़ और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, जज साहब, जिस समय पायल कह रही है कि मैंने उसके ऊपर आग लगाई, असल में मैं उस वक्त एक ऑनलाइन क्लास ले रही थी। ये मेरी लाइव क्लास थी और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी उस समय मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने लैपटॉप में लाइव वीडियो भी अदालत को दिखा दिया है। अब आप ही बताइए, जब मैं लाइव क्लास ले रही थी तब मैं पायल पर आग कैसे लगा सकती थी? यही सबूत मैंने आपको पेश किया है। अदालत में हर कोई चौंक गया। पायल का चेहरा फीका पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी पूरी साजिश, झूठ और छल सामने आ चुका है। केस उसके हाथ से फिसल चुका था और साथ ही उसका पति, उसकी प्रतिष्ठा और जीवन, सब कुछ उसके हाथों से छूट चुका था। जज ने अगली सुनवाई की तारीख दी और जब अगली सुनवाई हुई तो फैसला शांति जी के पक्ष में आया। उन्हें पूरी तरह बेगुनाह माना गया। शांति जी ने अदालत में भावुक होकर कहा, जज साहब, मैं हमेशा सच की राह पर चली, लेकिन इस झूठे केस की वजह से मुझे कितने दिन जेल में बिताने पड़े। समाज में मेरी इज्जत कितनी चोटिल हुई, इसका जवाब कौन देगा? और जिसने मुझ पर झूठा केस किया वह चुपचाप चला जाएगा, लेकिन मेरे अपमान की भरपाई कौन करेगा? उस दिन कोर्ट में मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाने लगे। पायल वहीं बैठी आंसू बहाती रही। इसी बीच अरमान दौड़ते हुए अपनी मां के पास आया और मां को गले लगा लिया और बोला, मां, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा था कि आप इस झूठ के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगी। शांति जी ने मुस्कुराते हुए अरमान का हाथ थामते हुए कहा, बेटा,
लड़ाई मैंने जिंदगी भर जीती है और हर लड़ाई में जीत चुकी हूं, चाहे वह जिंदगी की लड़ाई हो या झूठ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई। तभी पायल वहां आ गई। वो शांति जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ ने मुझे बहकाया था। मैं अरमान के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि अरमान की दुनिया आपके बिना कुछ नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं दोबारा कभी शिकायत नहीं करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी आप दोनों के साथ जीना चाहती हूं। तभी अरमान ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाऊंगा। तुमने मेरी मां पर झूठा इल्जाम लगाया, दहेज के लिए केस किया। अब मैं तुम पर तलाक का केस करूंगा। इतना कहकर अरमान अपनी मां के हाथ थाम कर वहां से चला गया। पायल वहीं कोर्ट में खड़ी आंसू बहाती रही। दोस्तों, क्या अरमान ने पायल के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूरी बताइए, और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सच्चा लगा। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।